गयासुद्दीन बलबन इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए पर्शियन कस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया था इंडिया में। एक्चुअल में पर्शिया का जो सल्तनत एम्पायर था उसमें जो शहनशाह होता था उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी मिलती थी, और अगर कोई भी इंसान शहनशाह के सामने आ जाया करता था तो उसको 90 डिग्री तक झुक करके शहनशाह को सलाम करना होता था, और अगर वो गलती से भी शहनशाह के पास आ गया उसको सजदा करना पड़ता था शहनशाह को। तो यही चीज इंट्रोड्यूस कराई गयासुद्दीन बलबन ने। अगर कोई भी इंसान उससे मिलने आएगा तो उसे झुकना पड़ेगा, और अगर पास आ गया तो सजदा करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन पब्लिक से मिलने भी नहीं जाया करता था, इतना ज्यादा खुद को रॉयल समझता था, और इन सब चीजों की वजह से गयासुद्दीन बलबन बहुत ज्यादा अनपॉपुलर बना अपने लोगों के बीच में, और इसके बावजूद वो ममलूक डायनेस्टी का सबसे पावरफुल सुल्तान था। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम अभी मध्यकालीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसे हम अपने नोटबुक में इस तरह से क्रम में सजाए हैं, और इसमें वही बात को जिक्र किए हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। बाकी आप डिटेल खुद मैंने बुक को पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए समय देना हो। देखिए डिटेल तो डिटेल होता है, फिर भी हमने इस शॉर्टकट को भी एक कहानी के माध्यम से सजाया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। उन्हीं डिटेल में से हम इस शॉर्टकट को, मतलब शॉर्टकट क्या कहिए, मतलब इसको निचोड़ को एक अच्छे धारा प्रवाह यानी एक ढंग से सजा कर लाए हैं, जिससे आपको अगर इसे भी पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत होगा। परंतु इसे एक बात का ध्यान रहे कि इसे जब पढ़िएगा तो जब से शुरू से जो इसे हम वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं उससे लगातार देखिएगा, तब उम्मीदतः ज़्यादा समझ में आएगा। इसका कारण यह है कि हर इतिहास का हर एक कालखंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर बीच में कहीं एक से पढ़िएगा तो हमरा नहीं, एक तो पहले से हम इसको शॉर्ट नोट बनाए हैं और उसमें आप अपने दिमाग से शॉर्ट नोट के चक्कर में और शॉर्ट में चक्कर में रहेंगे तो शायद ये आपको तकलीफ़ देगा याद करने में, और फिर आप कहीं ना कहीं एक चूक कर रहे हैं पढ़ने के दौरान। तो हम नहीं कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप अब जब भी पढ़िए तो अपने से खुद से सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा कीजिए। लेकिन इस वीडियो का माध्यम हमारा ये है कि बस हम आपको एक ओवरव्यू की तरह आपको एक अच्छा नॉलेज दे दें, ताकि ये मेन पॉइंट जब आपको किताब में देखने को मिलेंगे, पढ़ेंगे, तो उस समय आपको जैसे लगेगा कि मतलब आपको एक अच्छा अचीवमेंट जैसा फीलिंग होगा। तो इन बातों को रखते हुए दोस्तों हमने एक नोट्स के तौर पर मैं इसे बना कर रखा हूँ, और उसके बाद हम आगे एक एक करके वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं। अभी इससे पहले देखे थे इस्लाम का उदय, भारत में उसका विकास क्रम, फिर दिल्ली सल्तनत के तहत हम गए मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान तक हमने बता दिया। आज दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत यानी गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम जानेंगे। ये दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के बारे में, और इसका है कि इस गयासुद्दीन बलबन क्या था, और एक बात उसके बारे में अभी तुरंत बताएंगे। एक बात आप दोस्तों, आप अगर वीडियो देखते होंगे तो उसके दौरान हो सकता है आपकी क्वालिटी में, मतलब वीडियो क्वालिटी में थोड़ा कमज़ोर दिखाई पड़े, तो आप यूट्यूब के सेटिंग में जाइए और उसके बाद वो अपना वीडियो क्वालिटी को देखिए कि वो कितना पी पर चल रहा है, 144 पी है मेगा या 360 पर है या 720 पर है। उसको अगर आप जैसे ही चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका वीडियो की क्वालिटी जैसे से में सेटिंग कीजिएगा आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम अपने ही वीडियो क्वालिटी को कम कर चुके थे, और हमें तकलीफ़ हो रहा था कि हम जो भी क्वालिटी कर रहे हैं अपलोड तो कर रहे हैं अच्छा, परंतु हमें दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ। तब हम खुद सेटिंग के दौरान देखे समझे, तब लगा कि ये परेशानी आप सबको भी होना आम बात है। तो कृपया आगे की बात आप समझ रहे हो कि अपना जब वीडियो के क्वालिटी थोड़ा डम दिखाई दे तो उसे अपने सेटिंग में जाकर वीडियो क्वालिटी को चेंज कर लीजिएगा। और ऐसा हमेशा इस बार बताएंगे क्योंकि मान लीजिए कि आप यही वीडियो को देख पाए तो फिर इसी से सीख जाए, और हमेशा ही बताते रहेंगे क्योंकि हमने जो कमियां फीलिंग की है वो आपको ना करना पड़े। तो दोस्तों ये बात तो इधर उधर हो गई, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी थी, बेसिक बातें। तो आगे बढ़ते हैं कि आज गयासुद्दीन बलबन कौन था।
इससे पहले आप देखे थे कि देखिए हमने गयासुद्दीन बलबन के बारे में लिखा है, लेकिन इसको स्पष्ट किया है क्या, एक कहानी के माध्यम से, कि बलबन एक स्वयं दास था। बलबन भी, इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, लेकिन मूल नाम था बहाउद्दीन। ये 1266 से 1287 तक के कार्यकाल में रहा। बलबन एक स्वयं दास था, लेकिन एक महत्वाकांक्षी एवं कुशल और योग्य सेनापति था। अब बलबन किसका दास था, यानी यहाँ पर देखिए, जैसे ही इससे पहले छोटा सा ये दे देते हैं वो भी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ जो जब इल्तुतमिश अपनी बेटी को शासन काल में लाया, यानी रजिया सुल्तान को, तो बहुत सारे अमीर थे जिनको इसका कार्यकाल अच्छा फीलिंग नहीं हुआ। मतलब रजिया सुल्तान को कोई भी मतलब एक स्त्री के तौर पर इस्लाम धर्म में इसे मान्यता नहीं दिया और सभी लोग इससे जलने लगे। उन्हीं में से इल्तुतमिश का ये दास था गयासुद्दीन बलबन, जो दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र पर एक सेनापति या सेना रक्षक के तौर पर था, जो मंगोलों से रक्षा किया करता था। मंगोल एक ऐसे खतरनाक लुटेरे थे जो जिस क्षेत्र में जाते हो उसको पूरा तबाह कर देते। इसके बाद इन्होंने मंगोलों को इतनी बार हराया कि वो लगभग इधर आना ही वो समझिए तो भूल गए। तो ऐसे में गयासुद्दीन बलबन सेनापति तो था, परंतु ये योग्य सेनापति था, और ऐसे में स्त्री शासन को ये किसी भी हालात में बर्दाश्त करने के विचार में नहीं था। तो यहाँ पर देखते हैं कि बलबन एक स्वयं दास था, लेकिन महत्वाकांक्षी एवं कुशल सेनापति योग्य होने के कारण करीबियों में से एक था। करीबी इसलिए कि इन्होंने अपने बेटी का विवाह एक सूफी संत बख्तियार काकी से की थी, और एक राजघराने में ही रुकुनुद्दीन शाह, एक रुकुनुद्दीन शाह है जिसको हराने के बाद की बात किया, क्योंकि उसी के साथ इसका बागडोर इसके हाथों में आ गया था। यहाँ पर देखते हैं आपको रुकुनुद्दीन शाह था। तो इस तरह से उसके साथ विवाह रचाया और उसके बाद धीरे धीरे सत्ता के करीब आने लगा। मतलब अपना राजनीति शुरू से ही चल रहा था महत्वाकांक्षी होने के कारण। तो आगे देखते हैं कि होने के करीबियों में रजिया सुल्तान के बाद लगभग 3 शासक ऐसे हुए जो अयोग्य थे। इसी का फायदा बलबन ने उठाया और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में वे स्वयं को स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह, देखिए दोस्त, नसीरुद्दीन के साथ कर दिया, और उन्होंने एक उलुग खां की उपाधि प्राप्त की, राजा से प्राप्त की। यह उलुग खां की उपाधि जो प्राप्त की, इसका मेन मकसद ये नहीं था। इसका मेन मकसद था कि उस राज्य के अंदर कैसे हम प्रवेश करें और सत्ता पर काबिज हों। इसी वजह से अपने बेटी या संबंध बनाने का कोशिश किया, बेटी का विवाह करके पारिवारिक संबंध बनाने की कोशिश किया, दास होने के बावजूद भी। इसका फ़ायदा ये है कि ये महत्वाकांक्षी और मजबूत भी था। तो बाकी यहाँ रजिया सुल्तान के बाद जो भी शासक आए सब अयोग्य थे। नसीरुद्दीन, अब देखिए इसके साथ क्यों विवाह किया ये भी देखते हैं। नसीरुद्दीन धार्मिक कार्यों में मग्न रहता था। यह एक संत के समान अपना जीवन यापन स्वयं की हाथ से बुनी हुई टोपी की कमाई से अपना जीवन यापन करते रहता था। मतलब इसको शासन व्यवस्था में क्या है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, विशेष वो अपना भगवान के भजन में यानी संत के जैसा अपना जीवन गुजार करता था। और एक सोच लीजिए कि एक संत के माध्यम से अगर शासन व्यवस्था तो किसी भी हालात में नहीं चलेगा। आगे देखते हैं। अमीर हसन एवं अमीर खुसरो को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। अमीर हसन और अमीर खुसरो के बारे में यही कहा जाता है यह 7 सुल्तानों का कार्य देखा था, और यह इसे तूतीय हिंद, भारत का तोता या हिंदी भाषा का, यदि फारसी के साथ
या अन्य भाषाओं के साथ यदि कोई मेल करके बनाता है बनाया था, जो मतलब एकमात्र ऐसा कवि थे अमीर खुसरो जो बहुगुण प्रतिभा से भरे पड़े थे। हिंदी का प्रचलन मैंने हिंदी के विकास में भी इनका मैंने विशेष योगदान रहा, राज्य के शासन कार्यों में भी ले जाने का। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। 7 सुल्तान का अर्थ ये होता है कि वो बहुत समय तक मतलब जीवित रहे। ये इनको शेख निजामुद्दीन औलिया का आप नाम सुनेंगे। हम एक और वीडियो बनाए हैं जिसमें सूफी संत के बारे में पूरा डिटेल है, क्योंकि इस इस्लाम धर्म के प्रचार में केवल राजाओं का ही हाथ नहीं था। एक सूफी संत होते थे, जैसे हमारे हिंदू धर्म में संत होते हैं भजन, जैसे मीराबाई ऐसी थी जो अपने गान बाजान से लोगों के मन में भक्ति भाव की प्रेरणा को जगाई। ठीक उसी प्रकार सूफी संत भी होते थे, उनमें भी गाने बजाने या संगीत के माध्यम से किसी प्रकार वो उनका ये करते थे। उन लोग ईश्वर के अपने अल्लाह के प्रति ध्यान आकर्षित किया करते थे। तो उन्हीं का ये संत शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु के बाद ही जस्ट इतना करीबी थे कि उनके मृत्यु के बाद ही इनका भी एक दिन बाद सुनते ही समझिए हार्ट अटैक जैसी बात हो जाती है। तो इनके बारे में और सारे मुझे डिटेल है तो बताएंगे जब सूफी संत के बारे में जानकारी देंगे। आगे देखते हैं, इन्होंने बलबन ने सबसे पहला क्या कार्य किया अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। इन्होंने 40 दल का अंत कर दिया। 40 दल इल्तुतमिश ने बनाया था, जो 40 जो उनको क्या बोलते हैं अमीरों मतलब छोटे छोटे प्रशासक, 40 प्रशासकों के मेल से मजबूत को बनाया था। उन्होंने अंत कर दिया क्योंकि इनको ये पता था कि ये सत्ता को उलट फेर करने में इन अमीरों का महत्वपूर्ण हाथ है, अतः इन्हें हटा देने में ही भलाई है, नहीं तो मेरे भी शासन व्यवस्था को परेशानी होगी चलाने में। तो आगे देखते हैं, इन्होंने क्या किया, 40 दल का अंत कर दिया। इस आधार पर लौह एवं रक्त की नीति, आपको प्रश्न में हमेशा यही आएगा कि लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने चलाई थी। तो लौह और रक्त की नीति प्रश्न का मुख्य थी इस तरह का है कि लौह और रक्त की नीति ये जो था से रुकुनु बलबन बहाउद्दीन यानी गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी, यानी खून का बदला खून। यानी इसका अर्थ है कि इन्होंने गयासुद्दीन बलबन के शासन व्यवस्था के दौरान जिनसे इनको परेशानी हुई उनको सीधा अपने सत्ता से के करीबी या किसी भी दृष्टिकोण से सदा के लिए उनको क्या कर दिया, दूर कर दिया। यानी इल्तुतमिश के सभी संबंधियों को इन्होंने मरवा दिया। दूसरा प्रमुख कार्य किया, पारसी और नौरोज की शुरुआत की। पारसी धर्म में एक नौरोज पर्व होता है, यानी नए साल की उदय, उस धर्म का इन्होंने नौरोज पर्व की शुरुआत की थी। इन्होंने एक और किया, सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत। ये तीनों भी महत्वपूर्ण है। 40 का दल का अंत किसने किया, पारसी और नौरोज की शुरुआत किसने किया, सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत किसने की। सिजदा पैबोस का अर्थ होता है घुटनों के बल बैठकर, जैसे सीधा सीधी कि स्वयं को यही ईश्वर के प्रतिनिधि को माना करता था। मतलब राजा हम हैं, मतलब हम ही आपका ईश्वर हैं, हम जो कहेंगे वही सही है, यही विचार के साथ ये शासन व्यवस्था पर बैठा हुआ था। और ये घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना को सिजदा कहा जाता था। घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना सिजदा कहा जाता था, तथा पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना पैबोस कहलाता था। कहा जाता है कि सिजदा और पैबोस की प्रथा है कि किसने शुरू की थी, तो ये था गयासुद्दीन बलबन। यानी सीधा सीधी बोलिए तो ये एक कट्टर इस्लाम धर्म का समर्थक था और यह ईरानी प्रथा को लागू करने का मतलब प्रयत्न हमेशा किया।
अब और क्या क्या किया देखते हैं दोस्तों आगे। ये था मेवातियों का दमन। मेवाती एक प्रकार के लुटेरे होते थे। ये दिल्ली से सटे सीमावर्ती इलाकों में डकैत प्रवृत्ति के लिए प्रख्यात थे। इन्हें दमन ही नहीं बल्कि भविष्य में दोबारा उसी जंगल क्षेत्र में डकैती करने वालों की संख्या में वृद्धि न हो, इसके लिए उन्होंने सारे जंगल के पेड़ ही कटवा दिए। मतलब अपने शासन व्यवस्था को शांति के लिए इन्होंने जंगल को ही नहीं डाकू को ही नहीं मारा, परंतु ये जितने भी महारथी थे मैंने चोरी करने वाले उनको ही मार पीट के भगाया भी, और साथ में वहाँ जहाँ संरक्षण यानी जंगलों में मिलता था उसे जंगल ही कटवा दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली सिस्टम यहाँ पर स्थिति इन्होंने किया। अब इसके मुख्य बात यानी धर्म से संबंधित बातों को देखते हैं कि इसके अलावा ये सामाजिक कार्य में कैसे हस्तक्षेप किया। तो आगे देखते हैं। यह खलीफा का समर्थक था। खलीफा से समर्थक का अर्थ होता है दोस्तों कि सीधा यह खलीफा समर्थक का अर्थ है कि सीधा ये पूर्ण रूप से इस्लाम का समर्थक है। इस्लाम के प्रति कट्टरवादी, जैसे औरंगजेब था, जैसे सिकंदर लोदी था, इस प्रकार ये इस्लाम का क्या था, ये समर्थक था। अब इस्लाम खलीफा गया तो खलीफा इनके धर्म गुरु होते हैं, अर्थात खलीफा जो बात बोलेंगे इनके लिए सराखों पर था। तथा सामाजिक कार्य में जैसे कि वो नाच गाना, संगीत, मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। दरबार में न ही स्वयं हंसता था और न ही किसी दूसरे को हंसने देता था। दरबार में वजीर ही केवल उसके सामने बोल सकता था, अर्थात ईरानी परंपरा के अनुरूप बलबन ने अभी जस्ट पहले बताया कि पूरी ईरानी परंपरा को इन्होंने क्या किया, लागू किया था। अनुरूप अभी भी ईरान में ऐसा होता है कि यदि कोई समाज के यानी शरीयत के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसे सरेआम उन्हें फांसी की सज़ा या पत्थरों से मारकर या ऐसा बेदर्द सज़ा जो लोगों का रूह तक कांप जाए यानी आत्मा तक हिल जाए, ऐसा ईरानी परंपरा में किया जाता है। तो वही ईरानी परंपरा को पूरी तरह से लागू किया अपने शासन व्यवस्था में। बलबन के दरबार के लिए नियम बनाया और उन्होंने कठोरता से उसे लागू भी किया। कोई मर्जी नहीं, कोई सोच समझ नहीं, गलती मतलब गलती, सज़ा मतलब सज़ा, उसके रूल के हिसाब से। इस प्रकार हम मूल्यांकन अगर इस शासक का करें, यहाँ पर दोस्तों देखिए हम इतना कहानी के तौर पर बताए हैं कि शॉर्ट में, ताकि आपको ये पूरा बात समझ में आ जाए। इसमें कहीं भी शॉर्ट किए हैं, परंतु इसको एक संक्षिप्त कहानी का भी रूप दे दिए हैं। और हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते थे, लेकिन इसे हम समझा इसलिए रहे हैं कि पूरा कहानी का निचोड़ यहाँ दिए हैं और एक छोटे छोटे कहानी में इसको बदल दिए हमारे सिलसिलेवार ढंग से, ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर अगर शासन व्यवस्था के इसके मूल्यांकन किया जाए तो एक चीज़ प्रकार था। इस प्रकार की सख्त नीति राज्य क्षेत्र के विकास और तेजी में जो आने इस प्रकार की सख्त नीति से राज्य का क्षेत्र विकास और तेजी से जो आने वाले प्रमुख राजवंश खिलजी राजवंश के लिए विस्तृत साम्राज्य की नींव रख दी। मतलब इसको अगर मूल्यांकन कहा जाए तो एक राजा के तौर पर हम एक अच्छा नहीं प्रशासक मान सकते हैं, राजा के तौर पर एक अच्छा प्रशासक नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ, क्षेत्र विकास और उस क्षेत्र पर मतलब पूर्ण कब इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है, ताकि बाहरी आक्रमणकारी उसको आने का कोई हिम्मत नहीं किया उस समय। और एक करता भी तो उससे पहले इन्होंने मंगोल ही ज़्यादा आक्रमण किया करते थे, उनको इन्होंने दमन कर चुका था। और दूसरा कि इन्होंने क्षेत्र विकास ऐसा किया कि आने वाले प्रमुख राजवंश है उसको, यानी प्रमुख राजवंश में आने वाला जो राजवंश होगा वो खिलजी राजवंश होगा, उसका साम्राज्य का इन्होंने नींव रख दिया। तो आगे हम देखते हैं कि क्षेत्र विकास के हिसाब से तो ये ठीक था, परंतु यह राज्य के मतलब सर्वांगीण विकास के तौर पर ये नहीं देखा। थोड़ा बहुत कला का इन्होंने संरक्षण दिया था और राज्य में जो एक कठोर नीति के साथ होना चाहिए था वो तो ठीक था, लेकिन इसमें समस्या ये था कि ये धर्मांध था।
धर्मांध का अर्थ होता है कि जो शासक धर्मांध हो गया, मतलब वो जिस धर्म को समर्थक है उसके अलावा वो दूसरे धर्म के प्रति उसका कोई झुकाव नहीं होता है, अर्थात उस धर्म से लोगों के प्रति द्वेष की भावना होना आम बात है। अब इस चैप्टर यानी गियासुद्दीन बलबन से संबंधित कुछ और बातें हैं जिनको थोड़ा हम जान लेते हैं। प्रमुख तथ्य इसके अंतर्गत इस चैप्टर में यानी इनके बारे में क्या है। अमीर को मतलब बताए थे छोटे प्रशासक या दल का समूह का स्वर्ण काल लोदी के काल को कहा जाता है तथा उसका निम्न काल अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन के काल को माना जाता है। कहने का अर्थ है कि बलबन के काम में छोटे अमीरों का निम्न काल माना जाता है। क्या है दोस्तों? निम्न काल। अभी जस्ट बोले निम्न काल का मतलब इन्होंने चालीसा दल का अंत किया था, तो चालीसा दल में होते कौन थे? ये अमीर ही होते थे, तो इनको अंत ही कर दिया तो निम्न काल है, मतलब इनका कोई चलती नहीं चला। तो ये अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही कार्य किया है। बलबन के नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया है और इस प्रकार इनके निम्न काल अमीरों को कहा जाता है। इनके समय में दो अभी बताए थे कि अमीर खुसरो और अमीर हसन कवि थे संरक्षण के तौर पर। तो देखते हैं कि इनके बारे में क्या जानकारी है। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, जो आमतौर पर अमीर खुसरो के नाम से जाने जाते हैं, एक हिंद फारसी सूफी, मौसीकीकार, शायर और आलिम थे जो दिल्ली सल्तनत के दौर में रहे। वो एक सूफी और निजामुद्दीन औलिया के रूहानी शागिर्द थे जिनका मकबरा दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के साथ ही है। खुसरो बर्र सगीर पाक व हिंद की सकाफती तारीख में एक मशहूर शख्सियत हैं। उन्हें हिंदुस्तान में कव्वाली को मुतारिफ कराने का सहरा दिया जाता है। उन्होंने बुनियादी तौर पर फारसी में शायरी लिखी, लेकिन हिंदी और पंजाबी में भी वो बहुत मशहूर हुए और उन्हें उनके क़ल्ब तूतिए हिंद से जाना जाता है। उनके मकबरे में निजामुद्दीन औलिया की तरह सदियों के दौरान मुख्तलिफ इजाफे और तब्दीलियां देखी गई। मौजूदा ढांचा शहंशाह जहांगीर के दौरे हुकूमत में बनवाया गया था। अमीर हसन एक फवाद उल फवाद के रचनाकार हैं। इसे बलबन ने भारत की शादी यानी 100 गाँव की संज्ञा दी है। भारत की शादी यानी शादी का अर्थ होता है 100 गाँव, यानी 100 गाँव के बराबर इसके पास जानकारी है, उसे बोला है अमीर हसन को। इनके अति में यहाँ पर देखिए दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर हसन भी थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी कौन थे? अमीर खुसरो। हमें तो लगा कि ये आगे सूफी संत वाले वीडियो में हमने इसे डाला है, लेकिन यहीं पर है, तो अच्छी बात है, जानकारी मिल जाए जितना जल्दी वही बेहतर है। अमीर खुसरो इन्होंने सबक ए हिंदी यानी भारत की शैली, अभी हम जस्ट पीछे बताए थे कि इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार इन्होंने विशेष अपने भाषाओं में प्रयोग किया, खड़ी बोली का प्रयोग। ये फारसी कविता में भारतीयकरण करने वाले प्रथम कवि थे। ये फारसी के साथ साथ हिंदी भाषा को उसके साथ मिलाए और करने वाले ये प्रथम कवि थे। इन्हें तोताए हिंद की उपाधि प्राप्त थी, जो मैंने पहले बोला। इन्होंने अपने मसनवी ग्रंथ नूह सिपेहर यानी नूह सिपेहर मसनवी ग्रंथ नूह सिपेहर का अर्थ होता है 9 आकाश। 9 आकाश में भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा है। भारत को 100 स्वर्ग का उद्यान इसलिए कहा है कि इस ग्रंथ के अंतर्गत में भारत के पेड़ पौधों और फूल और जलवायु का वर्णन है। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो ऋतु परिवर्तन इतने सारे होते हैं, हर ऋतु की अपनी अपनी खासियत होती है और पश्चिमी देशों या पूरी तरह से दक्षिणी अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों जैसे हमारा देश का स्थिति नहीं है कि ठंडी है तो ठंडी है या तो अब अफ्रीका में गर्मी है तो गर्मी है, इस तरह का कुछ नहीं। हमारे यहाँ कई सारे मौसम होते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ हर तरह के फूल कली हर मौसम में यानी हर 3-4 महीने में अलग अलग दिखने को मिलते हैं। तो इसलिए इन सारे जो गुण हैं हमारे देश के, इन सारे बात को देखकर हमारे देश को इन्होंने स्वर्ग का उद्यान कहा है। इसके रचना प्रमुख है सीरी फरहाद, लैला मजनू, आईने ए सिकंदरी, तुगलकनामा आदि कई प्रकार के पुस्तक के रचनाकार हैं। और भी हैं, लेकिन इनमें जो मुख्य था, जो जाना पहचाना लगा, मैंने उन्हीं को लिखा।
तगड़लमा आदि कई प्रकार के पुस्तक की रचना है। इन्होंने कई राग एवं वाद्य यंत्रों का भी निर्माण किया। राग का मतलब होता है सुर, कई सुर का भी निर्माण किया है और कई वाद्य यंत्र भी, जैसे तबला हुआ, तबला कह रहे हो, गिटार, जो क्या बोलते हैं उसको, राग में मियाँ की ठोड़ी ऐसे करके कुछ और दो चार है। तो ये राग एवं वाद्य यंत्र मैंने बजाने वाला, क्योंकि ये संगीत से संबंधित थे। कवि ऐसा थे कि जो भारतीय फारसी की कविता को लिखते थे, राज दरबार में अपने कविता का प्रचलन किया, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये शेख निजामुद्दीन औलिया ने इसे तुर्कल्लाह की संज्ञा दी है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने इसे तुर्कल्लाह की संज्ञा दी है। इस प्रकार दोस्तों बलबन के बारे में जानकारी यहीं पर समाप्त होता है। बलबन के बाद आने वाला जो शासनकाल होगा, देखिए दोस्तों अभी भी हम एक पेज को खाली रखे हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर इनसे संबंधित और भी जानकारी हो तो हम इसमें इंक्लूड करें। मेरा सोचने का ध्येय है यही है कि जितना से जितना हो सके जानकारी जो भी मिले, जो हम अभी लिखे हुए हैं उसके बाद भी अगर अलग मिले तो हम इसमें आपको इंक्लूड करते चले जाए। तो नोट का मतलब यही होता है। आप भी लोग जब बनाइएगा दोस्तों तो इसका ध्यान रखिएगा कि कोई भी यानी पढ़ाई का अंत नहीं होता है, तो जितना हो सके एक ऑप्शन रखना चाहिए उसको कि नहीं अब पढ़ लिया, अब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप देखिएगा कि हो सकता है बताए गए में कुछ शब्द या कुछ वाक्य भी गलतियां भी हो सकती है, कुछ बात ऐसे हो सकती है कि छूट भी गई, तो उसके लिए एक इस तरह का नोट के दौरान आप एक दो पेज को रखिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए आगे दोस्तों इसके बाद आता है खिलजी वंश। हालांकि अभी इसके बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो का अति लंबा हो जाएगा। और खिलजी वंश में क्या करें आप जो बोलिए, क्योंकि इस खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, तो ऐसा कहते हैं कि हम अलाउद्दीन खिलजी तक ले जाकर छोड़ देते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट और समय दीजिएगा। देखते हैं दोस्तों खिलजी वंश, यानी खिलजी वंश तुर्कों के 64 शाखाओं में से एक थे। इन्हें अन्य तुर्की अमीर निम्न कोटि का मानते थे। निम्न कोटि मतलब सबसे निचले कैटेगरी के। ये मोहम्मद गोरी एवं मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के साथ भारत आकर उच्च एवं निम्न कोटि के कार्यों में संलग्न थे, मतलब जुड़ गए थे। इस वंश का नाम इसलिए याद किया जाता है कि यह सुदूर दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार किया था और सुदूर दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार किया और इन्होंने दिल्ली सल्तनत में जो मामलुक वंश था, गुलाम वंश था, इसको क्या किया, अंत किया था। अब देखते हैं कि इस वंश के प्रमुख शासक केवल अलाउद्दीन खिलजी ही था। क्या था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए हम बोले कि अलाउद्दीन खिलजी तक इसको पहुंचाकर छोड़ देते हैं। अगला बार हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी देंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जो 1290 से 1296 यानी लगभग 4 सालों तक शासन व्यवस्था को चलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा थे। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा थे। जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष की आयु में कैकुबाबाद द्वारा निर्मित किला खेरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। अब कैकुबाबाद कौन था, तो यहाँ पर स्पष्ट किया कि कैकुबाबाद यही बलबन का पौत्र था। पौत्र माने हुआ बेटे का बेटा। शायद बलबन का पुत्र उतना प्रभावशाली नहीं होगा, तो बस ऐसे ही यानी उसका दादा ही इतना ज़्यादा विस्तार कर दिया कि उसे और विस्तार करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, और इतना ज़्यादा दुश्मनी भी मोल लिया था कि वो शायद उसको संभाल पाने में असमर्थ हो गया। तो इस प्रकार बलबन का जो पौत्र था उसके द्वारा बनाया गया, कैकुबाबाद उसका नाम था, बनाया गया था किला खेरी का महल, उसी में उसका राज्याभिषेक हुआ। भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 में
भीलसा पर एवं देवगिरी पर आक्रमण किया। भीलसा है जो मालवा प्रदेश में पड़ता है और देवगिरी दक्षिण क्षेत्र में पर आक्रमण किया, जो कि सुल्तान यानी अपने चाचा के इच्छा के अनुसार किया था। जैसे वो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी था, उनके पिता का बहुत कम, जैसे ही इसका अलाउद्दीन का 10-12 साल हुआ होगा इनका मृत्यु हो गया था, इसलिए इसका पूरा रेख देख जलालुद्दीन खिलजी यानी इनके चाचा ने ही किया था। जलालुद्दीन खिलजी यानी इनके देख रेख मैंने अपने पिता के समान इसका किया था। लेकिन अब पिता के समान किए तो पिता के भांति इनके आज्ञा का पालन भी करेगा, तो आज्ञा के पालन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भीलसा और माल्या और देवगिरी के आक्रमण के लिए वो भेजा था, जहाँ से इन्होंने अपार धन अर्जित की। अपार धन की मतलब बहुत सारा सोना चांदी ये सब लूटा, जिसमें खुद में सुल्तान बनने की तीव्र इच्छा जाग उठी। ऐसा इसलिए क्योंकि इधर इसके चाचा को उम्र 17 वर्ष हो गया था, मतलब बहुत वृद्ध था। इसके जो करीबी होंगे बार बार इसे उकसाते होंगे, यानी उसे परेशान करते होंगे या मन को चढ़ाते होंगे कि राज्य साम्राज्य का क्षेत्र जीतेता तुम है, धन लादा तुम है, उधर तुम्हारा बूढ़ा चाचा आराम कर रहा। इस तरह का भावना उसमें भरते ही जा रहे होंगे। अंततः वो अपने जो बढ़ती उम्र का जो जिक्र मतलब इच्छाएं थी ऊपर काबू पाने में असमर्थ रहा और इस प्रकार वो सुल्तान बनने की भी तीव्र इच्छा जाग गई। इस प्रकार कड़ा और मानीपुर एक जगह है, वो जब वो वहाँ से जीत कर आया जो प्रतापगढ़ में, यूपी प्रतापगढ़ में है, गंगा के नदी की तट के किनारे अलाउद्दीन का संकेत पाकर, यानी इन्होंने एक प्लान बनाया कि अपने चाचा को बुलाते हैं, चाचा को हम पर पूर्ण विश्वास है, वो हमारे प्रति कोई मन में भावना नहीं रख रहा होगा, ऐसे स्वाभाविक है। ऐसे कई युद्ध भी जीत के दिया था, इसीलिए ऐसा था। और बचपन से तो बेटे की तरफ पाला, तो भला इसके मन में क्या चल रहा कैसे बता सकता है, कोई अपने बेटे के सामान पर कैसे शक कर लेगा। और इस उम्र में है कि मतलब इस उम्र में आदमी कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता है या हमला नहीं कर सकता, ये तो खुद मरने वाला है 2-4-5 साल के अंदर में, क्यों इस पर दबाव देना है। तो ऐसे में इसका किसी भी दृष्टिकोण से मतलब मन में कोई ये था नहीं कि मैंने हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है और यहाँ की मृत्यु तक। तो इन्होंने गंगा के किनारे अलाउद्दीन खिलजी का संकेत पाकर इख्तियारुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसने सुल्तान जलालुद्दीन का सिर काट दिया, यानी इसकी हत्या कर दी। मूल्यांकन इस प्रकार कि जलालुद्दीन उदार राजा था, जलालुद्दीन एकदम उदार राजा था। इसके बारे में बर्नी इतिहासकार थे एक महत्वपूर्ण बात लिखी है जिससे इनकी उदारता का परिचय मिल सके। जलालुद्दीन एक उदार शासक था। इसके बारे में बर्नी इतिहासकार ने लिखा कि वह चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने में विश्वास रखता था। अब सोच लीजिए कि शासन व्यवस्था चलाए, इतना बड़ा राजकाज बलबन द्वारा जो प्राप्त किया गया था और उतने बड़े शासन व्यवस्था को जो तलवार के बल पर इन्होंने जीता था और चला रहा था, अचानक के चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने के बात में विश्वास रख रहा है, ये कैसे संभव है। तो ऐसे में एक और उदाहरण है कि वह अपने क्षेत्र के जितने डाकू थे उनको पकड़कर कड़ी सजा तो दिया नहीं, लेकिन उसको देश निकाला देकर समुद्र पार छोड़ दिया। मतलब बोला कि जाओ अब तुम्हें इस राज्य में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कड़ी सज़ा देता तो शायद अन्य चोरों को समझ में आता, लेकिन कहा कि जाओ तड़ी पार कर दिया, इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चल जाओ। मतलब इनके मन में जो शासन व्यवस्था के दौरान ऐसा था कि ये जो बात है सत्य साबित होता है कि वह चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने में विश्वास रखता था। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, उसके यहाँ पर हम जितना भी बात बताए एक कहानी के तौर पर बताए। उम्मीद है कि आपको ये जो बात किताबों में लिखी गई है उसी बात को निचोड़ हम अपने मुखारबिन से आपको अवगत करा रहे हैं। मतलब कहानी आपको इसको समझने में उम्मीद है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी उदार शासक होने के कारण इसका कुछ उनका सहयोगियों ने यानी अलाउद्दीन के सहयोगी ने इसको फ़ायदा उठाया। अपना छोटी छोटी लाभ को पाने के लिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का समर्थक किया और समर्थक क्या कहे उसको उकसाया और अंत में अलाउद्दीन खिलजी को
उकसाते हुए उसके बेकाबू कर अपने चाचा को ही हत्या करवा दी। अब हत्या करवाने के बाद अब आगे वाला शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिनका होता है 1296 से 1316 तक शासन व्यवस्था। अभी हम शुरू में ही सबसे पहले यही पर बताए थे कि इस वंश का अगर कोई महत्वपूर्ण शासक है, इस वंश का कोई यदि प्रमुख शासक है तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रकार दोस्तों खिलजी वंश को अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो आज का चैप्टर का अंत यही होता है। जय हिंद, जय भारत।